हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने एकता एजुकेशन हब पर। अपना साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है लाइट। उस लाइट के टॉपिक में हम दर्पण पढ़ रहे थे। कौन सा? समतल दर्पण। समतल दर्पण हमने पढ़ लिया था और बाकी का आधा हम आज पढ़ लेंगे। इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे संबंधित किनसे समतल दर्पण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। उससे पहले हम एक परावर्तन और देखेंगे जो समतल दर्पण में देखा जाता है। कौन सा? पारस्व परावर्तन। पारस्व परावर्तन का मतलब होता क्या है कि जब हम अपनी ड्रेसिंग के सामने या सिंपल मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कोई वस्तु, जैसे हमें क्या दिखाई देता है कि हमारे जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई देता है कि वो हमें देख रहा है। तो उसमें क्या परिवर्तन दिखता है कि अपना यानी कि मेरा जो राइट पार्ट है, राइट हैंड है, वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा और मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो समतल दर्पण में राइट की तरफ दिखाई देगा। तो ये क्या हुआ? पारस्व परावर्तन। तो लिखो आसान शब्दों में, क्या लिखोगे कि समतल दर्पण में पारस्व परावर्तन, ये अपना क्या है? टॉपिक है। फिर उससे संबंधित यानी कि समतल दर्पण से संबंधित जो अपने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देखेंगे। तो लिखो आप क्या? पारस्व परावर्तन। तो लिखो समतल दर्पण में समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु या व्यक्ति का प्रतिबिंब में दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। इसे पारस्व परावर्तन कहते हैं। दोबारा से देखो, चित्र में भी देखेंगे कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, क्या तो कोई वस्तु रखी है या फिर व्यक्ति खड़ा है, ठीक। व्यक्ति का प्रतिबिंब में यानी कि उस व्यक्ति के प्रतिबिंब में दायां जो भाग है वो क्या दिखाई देता है? बाईं ओर, तथा बायां जो भाग है वो कहां दिखाई देता है? दाईं ओर। यानी कि जब हम समतल दर्पण के सामने, सिंपल मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो दायां पार्ट है, जो राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की तरफ दिखाई देता है। यानी कि जैसे हम खड़े होते हैं तो हमें अपनी जो इमेज दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है कि वो इमेज हमें देख रही है, ठीक है। और ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है? प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। इसे क्या कहते हैं? पारस्व परावर्तन, ठीक। आगे देखो, अब आपके सामने एक इमेज है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक।
और ये किसके सामने, समतल दर्पण के सामने खड़ा है। तो कैसा इसके सामने, जैसे ही हम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो वो इमेज हमें कैसी दिखाई देगी कि वो इमेज हमें देख रही है। तो यानी कि इस व्यक्ति का जो राइट हैंड है वो किस ओर दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट इमेज में, लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज, यानी कि जो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है उसमें किस ओर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट ओर, बाईं ओर। और यही क्या है, पारस्व परावर्तन है। इसका, इस पारस्व परावर्तन का एक उपयोग भी है। उपयोग क्या है भाई, उपयोग ये है कि आपने कभी देखा हो कि एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस के सामने अक्षर कैसे गुदे हुए होते हैं, कैसे लिखे हुए होते हैं, उल्टे लिखे हुए होते हैं। कभी सोचा आपने एम्बुलेंस के सामने अक्षर उल्टे क्यों दिखाई, लिखे हुए क्यों दिखाई देते हैं? उसका भी एक रीजन है। क्या है, पारस्व परावर्तन। जैसे एम्बुलेंस किसी वाहन के पीछे चल रही है, ठीक, और उस एम्बुलेंस से आगे चलाने वाला जो व्हीकल, आगे चलने वाला जो व्हीकल है उसका जो ड्राइवर अपने साइड मिरर से देखेगा कि पीछे क्या है, एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के सामने कैसे अक्षर गुदे हुए हैं, उल्टे हुए अक्षर में, उल्टे अक्षर लिखे हुए हैं। तो उस दर्पण में उन उल्टे अक्षरों की कैसी इमेज बनेगी, सुलटी, और वो आसानी से पढ़ पाएगा और वो पढ़ लेगा कि पीछे क्या है, एम्बुलेंस है, और उसे जल्दी क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि एम्बुलेंस के पीछे, या हम ये कहें रोगी, वाहन के आगे उल्टे अक्षर क्यों लिखे हुए होते हैं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि रोगी वाहन से आगे चल रहे वाहन का चालक के चालक, का चालक नहीं, के चालक के चालक को अपने साइड दर्पण में पारस्व परावर्तन की वजह से वे अक्षर सीधे दिखाई देते हैं और रोगी वाहन को रास्ता मिल जाता है, यानी कि उसको साइड मिल जाती है। यही कारण होता है, ठीक। उसके सामने क्या लिखे होते हैं, उल्टे हुए अक्षर लिखे हुए होते हैं। जैसे आपके सामने क्या है, एक एम्बुलेंस है और उसके सामने क्या लिखे हुए हैं, उल्टे हुए अक्षर लिखे हुए हैं, ताकि इस एम्बुलेंस के सामने जो चल रही है वाहन, व्हीकल चल रहा है, उसके साइड मिरर में उस ड्राइवर को कैसे सीधे अक्षर दिख जाए और आसानी से वो साइड मिरर में पढ़ ले कि पीछे कोई एम्बुलेंस है और उसे साइड दे दे। इस वजह से एम्बुलेंस के आगे उल्टे अक्षर लिखे जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम
अपने समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बात है वो हम देखते हैं। क्या है कि समतल दर्पण के लंबवत रखी वस्तु, अब समतल दर्पण जैसे कोई समतल दर्पण है, इसके यूं लंबवत कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और पारस्व परावर्तित बनेगा। तो लिखो अब अपने ये क्या चाले होंगे, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, समतल दर्पण के लंबवत समतल दर्पण के लंबवत रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आंसर क्या लिखोगे, आंसर वही लिखोगे, कैसा बनेगा, समतल दर्पण के लंबवत रखी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल वस्तु की रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं पार्श्व परावर्तित बनेगा, उल्टा एवं पार्श्व परावर्तित बनेगा। अब दूसरी बात करते हैं, कैसे कि माना कि ये कोई समतल दर्पण है, इसके पीछे क्या है, कोई रजत पोलिस या परावर्तक पदार्थ की क्या हो रही है, पोलिस है, इसके यूं लंबवत कोई वस्तु रखी है ए और ये बी, ये कोई वस्तु रखी है, तो इस वस्तु का इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और कैसा बनेगा, पारस्व परावर्तित बनेगा। ठीक, पारस्व परावर्तन को आप समझ गए होंगे कि इस वस्तु का जो राइट भाग है वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा, किसमें, दर्पण में, और इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो किस तरफ दिखाई देगा, राइट की तरफ, किसमें, दर्पण में। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका पारस्व परावर्तित बनेगा, कौन सा, ये आपकी कोई वस्तु। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि समतल दर्पण को किसी कोण से घुमा दिया जाए, क्या है कि समतल दर्पण को किसी कोण से, थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो उसकी जो परावर्तित किरण है वो कितनी घूम जाएगी, तो वो भी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन आया कि समतल दर्पण को थीटा कोण से, यानी कि किसी भी, थीटा का मतलब किसी भी कोण से घुमा दिया जाए तो उसकी जो परावर्तित किरण है, यानी कि जो समतल दर्पण, उस जो समतल दर्पण जो किरण को परावर्तित करेगा, वो रिफ्लेक्शन के द्वारा जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री घूम जाएगी, तो उस कोण का मान क्या होगा, तो लिखो कि सेकंड बात, समतल दर्पण को, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण
परावर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाएगी। ठीक, कितने डिग्री घूम जाएगी। लिखो आप, कितने डिग्री घूम जाएगी। पहले बताया कि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा यानी कि दुगनी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। जैसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। आंसर लिखो। समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री कोण घूम जाएगी। ठीक है, क्या है, घूम जाएगी। यानी कि किसी दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो उसकी जो परावर्तित जो किरण होगी वो कितनी 60 डिग्री कोण पर क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। ठीक है, ये बात थी। दूसरी बात थी कि समतल दर्पण में किसी वस्तु या बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कितनी ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो ये लिखो नेक्स्ट कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में बिंब या वस्तु बिंब की संपूर्ण ऊंचाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है, एक सीधा सीधा उदाहरण और एक सूत्र भी है। उदाहरण हम देखेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। सूत्र देखो क्या है, L = H/2। ठीक है, L क्या है, दर्पण की लंबाई। L क्या है, यहां पर L है दर्पण की लंबाई। ठीक है, H क्या है, वस्तु या बिंब की ऊंचाई। वस्तु या बिंब की ऊंचाई। अब देखो एक उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताओ उसकी पूरी पिक्चर देखने के लिए, उसकी पूरी इमेज देखने के लिए अपने दर्पण कितना लंबा चाहिएगा, दर्पण की लंबाई कितनी होगी। तो कितनी बताई कि हमने बताई 180 सेंटीमीटर, नहीं 160 बताई थी, 160 सेंटीमीटर। ठीक, ये है दर्पण की लंबाई बटे 2।
80 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, अपना दर्पण होना चाहिए, तब उसकी क्या होगी, संपूर्ण लंबाई, पूरी लंबाई हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब तक आपने देखा एक दर्पण रखा और उसमें एक ही प्रतिबिंब बने। अब हम क्या करते हैं कि परस्पर दो क्या रखते हैं, दर्पण रखेंगे और उनके बीच यानी कि दो दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो वो हम एक सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम लिखते हैं कि परस्पर दो समतल दर्पण रखने पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो लिखो आप परस्पर दो समतल दर्पण, परस्पर दो समतल दर्पण रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, हमने दो समतल दर्पण को परस्पर रख रखा है और उनके बीच कोण भी आपको देगा, क्वेश्चन में आपको कोण भी देगा कि इतने डिग्री कोण पर ये दो समतल दर्पण रखे हुए हैं और इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आप क्या करो, ज्ञात करो। तो वो हम देखेंगे एक सूत्र से कि प्रतिबिंबों की समतल दर्पण में, यहां पे लिखो क्या कि दो दर्पणों के मध्य प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, अब एक सूत्र है, वो क्या है, ब्रैकेट 360 बटे थीटा। ये थीटा क्या है, दो दर्पणों के मध्य क्या देगा आपको, कोण देगा। जैसे कहा जाए कि दो दर्पणों के मध्य 60 डिग्री का कोण है, आप बताओ उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो दो दर्पणों के बीच थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री, तो यहां पर रख दो 360 बटे 60 माइनस, तो क्या कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 माइनस 1 5, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर ये संख्या पॉइंटों में आती तो हम जैसे माना कि 5.1 आती तो हम यहाँ कितने प्रतिबिंब बनते, 6 प्रतिबिंब बनते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे इनसे संबंधित अपने क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो दो समतल दर्पणों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कोण है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या करो, ज्ञात करो। तो अभी हमने क्या बताया था, एक सूत्र बताया था, क्या कि लिखो 360 बटा थीटा माइनस 1, प्रतिबिंब की संख्या। ठीक, अब 360, थीटा का मान कितना दिया, 120 माइनस 1,
ठीक है, अब देखो 3 और -1 तो कितने बनेंगे? 2। ठीक, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर यहां थीटा का मान 90 होता तो तीनों की तीनों कंडीशन देखो, थीटा का मान क्या होता? 90 डिग्री होता तो कितने प्रतिबिंब बनते? वही सूत्र रखो, क्या है? 360 बटा 90 1 तो कितना? तो कितने प्रतिबिंब बने? 3 प्रतिबिंब बने। ठीक है, अगर थीटा का मान कितना होता? 180 डिग्री होता तो यहां पर देखो थीटा का मान क्या? 180 डिग्री होता तो 360 -1 तो कितना आता? तो 2 - 1 तो 1 प्रतिबिंब बनता। ठीक, अगर नोट रखने वाली बात यह है कि दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं, अर्थात थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। थीटा का मान 0 डिग्री है तो प्रतिबिंब असंख्य बनेंगे। कितने बनेंगे? प्रतिबिंब असंख्य बनेंगे। तो यहां पर कंडीशन हम कि 90 डिग्री और 180 डिग्री और थीटा का मान कितना हो? अपना 0 डिग्री हो, तो क्या बनेंगे? प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, असंख्य बनेंगे। ठीक है, ये था अपना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा है? यदि दो समतल दर्पणों के मध्य 50 डिग्री का कोण है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। तो वही बात कि दो समतल दर्पण है, 360 बटा 50 -1 तो काटो। और 2 -1 तो कितना आया? -1 तो 6.2 तो यानी कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, कितने? 7 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? यदि राजेश किसी समतल दर्पण से 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक, ये अपना क्या है? सिंपल मिरर। ठीक है, राजेश, ये अपना क्या है? राजेश भैया है। ठीक, कितनी दूरी पर खड़ा है राजेश से? और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर है। ठीक, तो प्रतिबिंब भी क्या है? 8 मीटर ही दूरी पर बनेगा, क्योंकि हम पढ़ के आए थे कि प्रतिबिंब कितना बनता है समतल दर्पण में? जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर फिर राजेश भैया खड़े हैं। ठीक है, ठीक, अब देखो आगे क्या कहता है। अब वह दर्पण की तरफ, यानी कि दर्पण की तरफ 3 मीटर, ये कितनी? 3 मीटर चल लिया, दर्पण की तरफ 3 मीटर चला जाता है। तो इस स्थिति में राजेश और उसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। अब देखो, राजेश यहां आ गया,
कितने मीटर चल के? 3 मीटर राजेश चला है। तो दर्पण में भी इधर की ओर चलेगा, कितने मीटर? 3 मीटर। ठीक है, अब ये देखो 3 मीटर चला, टोटल कितना था? 8। तो इधर कितना बचा? 5 मीटर इधर बचा, 5 मीटर इधर बचा। तो इसने क्या पूछा? इसने ये पूछा है कि राजेश और उसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो कितनी है ये दूरी? टोटल कितनी है? ये दूरी आपकी 10 मीटर है। अपना जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10 मीटर। समझे कैसे? कि दोबारा से देखो एक बार, यदि राजेश किसी सिंपल मिरर के सामने 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है, खड़ा है राजेश भैया, यदि वह दर्पण की तरफ 3 मीटर चलता है, चला राजेश भैया किसकी तरफ? दर्पण की तरफ, तो उसका प्रतिबिंब भी तो आगे बढ़ेगा। ठीक, बढ़ा उसका प्रतिबिंब, तो 8 में से 3 गए तो 5 मीटर। तो उसने पूछा क्या है कि राजेश और उसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, यानी कि 5 मीटर ये और 5 मीटर ये। तो टोटल कितना? 10 मीटर। ठीक है, तो राजेश और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? यदि विवेक की ऊंचाई, क्या? यदि विवेक की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो विवेक का पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण क्या होगा? चाहिएगा। तो हम जब पहले पढ़े थे तो हमने बहुत आसानी से एक सूत्र लिखा था, और वो सूत्र क्या था आपका? L इक्वल टू एच अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर L क्या था? अपना दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, और H क्या था? वस्तु या बिंब की ऊंचाई। अब यहां पर अपने को दे क्या रखा है? दे क्या रखा है? पूछा क्या है? दर्पण की ऊंचाई। तो L इक्वल टू एच कितना है? 180 सेंटीमीटर बटा 2। तो कितना आया? L इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो हमें कितने सेंटीमीटर का दर्पण लेना होगा? 90 सेंटीमीटर का, 90 सेंटीमीटर का क्या लेना होगा? दर्पण लेना होगा। ठीक, ये थे अपने समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अपने कुछ इससे संबंधित प्रश्न आंसर। ठीक है, अब देखते हैं कि समतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो कहां कहां समतल दर्पण को उपयोग में लाया जाता है। इसका यूजेज ऑफ सिंपल मिरर, तो समतल दर्पण का जो उपयोग है वो कहां कहां पर किया जाता है? तो पहले लिखो आप हेडलाइन, समतल दर्पण का उपयोग। आप लिखो समतल दर्पण का उपयोग। जब आप अपने हेयरों की जब कटिंग कराने जाते हो तो आप बार्बर की दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो बार्बर की दुकान में, बार्बर की शॉप में क्या किया जाता है? चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो लिखो नाई, मतलब कि बार्बर की दुकान में चेहरा देखने के लिए
किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उपयोग इसका क्या है? नेक्स्ट इसका जो यूज है वो क्या है? कैलिडोस्कोप। किसमें? कैलिडोस्कोप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। लिखो आप, फर्स्ट सेकंड लिखो। कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसका? इस समतल दर्पण का। अब देखो, इस कैलिडोस्कोप में 3 समतल दर्पणों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है या काम में लिया जाता है। और इन तीनों को कितने डिग्री कोण पर सेट किया जाता है? इन तीनों को 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो लिखो कि इसमें, इस उपकरण में 3 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और इन दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित किया जाता है। इन्हें कितने डिग्री के कोण पर व्यवस्थित किया जाता है? 60 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है पेरिस्कोप। किसमें? पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी। किसमें? परिदर्शी। और ये होती क्या है? ये युद्ध के समय जो सैनिक होते हैं वो अपने बंकरों में छुपकर अपनी जमीनी जो हरकतों, जमीनी जो गतिविधियां होती है उसको देखने में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसका? पेरिस्कोप। तो लिखो आप, थर्ड जो यूज है वो क्या है? पेरिस्कोप। ठीक, और इसमें कितने समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसमें 2 समतल दर्पणों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और इन दोनों समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित किया जाता है। तो लिखो, इसमें 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित किए जाते हैं। कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित किए जाते हैं। ये था आपका सिंपल मिरर जो आज क्या हुआ? कंप्लीट हुआ गया। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। इतने आप पढ़ते रहिए और अपना जो पढ़ाया है उसका क्या करें? एक बार प्रैक्टिस करें, पढ़ें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।